जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका थर्ड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर 2025 को होने वाला है। ठीक है, तो ये महासंग्राम मैराथन क्लास है। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, धैर्य रखिएगा। अगर आप पूरा क्लास एक साथ नहीं देख सकते हैं तो आधा आधा करके ज़रूर देख लें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है, प्राचीन इतिहास है। पेपर का नाम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एडमिट कार्ड मिला होगा तो उस पर लिखा होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें शक संबंध से लेकर के 550 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। पेपर कोड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का AAC 201 या फिर AAC 201F हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है सिलेबस चेंज हुआ है तो पेपर कोड भी चेंज हो जाए। अच्छा, ये मॉडल पेपर 2 है। मॉडल पेपर 1 मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस आपका जो पेपर का नाम है वो आपका सेम होना चाहिए। भारत का राजनीतिक इतिहास शक संबंध से लेकर के 550 ईस्वी तक। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए चरक संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है चरक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। जल्दी जल्दी भी देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। इसमें जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये PDF टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन है, कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था। अनुयायी माने फॉलोअर। ठीक है, यानी चाहने वाले। आप किस धर्म को मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर आप मुस्लिम धर्म को भी मानते होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अनुयायी मतलब मानने वाला। ठीक है, तो शैव धर्म का उत्साही अनुयायी यानी उत्साही मानने वाला कौन था शैव धर्म को। विम कैडफिसेस जो था वो शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चले तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य था। अंग प्रदेश, शाक्य, मथुरा या फिर मगध। इन चारों में से कौन एक गणराज्य था, बताइए। बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल शाक्य जो है बाबू ये एक गणराज्य था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले बाकी ऑप्शन के बारे में भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये जो नोट्स मैं देता हूँ यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अंग प्रदेश है, अंग एक राजशाही राज्य था जिसका उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है। इसे बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, शाक्य क्या है, तो शाक्य कपिलवस्तु के एक प्रसिद्ध गणराज्य थे और गौतम बुद्ध इसी गणराज्य से संबंधित थे। ठीक है, मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी जो एक राजशाही राज्य था। पूछ सकता है इनमें से कौन एक राजशाही राज्य है, तो ऑप्शन में देगा तो ध्यान रखिएगा मथुरा एक राजशाही राज्य है। मगध के बारे में भी पढ़ लीजिए, मगध एक शक्तिशाली राजशाही राज्य था, ये भी राजशाही राज्य है। ठीक है ना, जो अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता था। ठीक है, चले देखें, की पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि की पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बाबू। ठीक है ना, चले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में शासन था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस वंश का शासक था। हर्यक वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या फिर महामेघ वाहन वंश का। सब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में जो शासन था वो महामेघ वाहन वंश का था। ठीक है ना, चले क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसमें की पॉइंट भी पढ़ते चलेंगे। देखिए प्रथम शताब्दी से पूर्व में कलिंग में महामेघ वाहन वंश का शासन था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल थे, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है जो इसी वंश से संबंधित था। पूछ सकता है आपके एग्जाम में और पूछा भी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जो महामेघ वाहन वंश है इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। राजा खारवेल थे। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रह्मण की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त की गई है। एक ब्रह्मण की उपाधि
पहली बात तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा एक ब्रह्मण क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप ये जानिए कि एक ब्रह्मण की जो उपाधि है किसके लिए प्रयुक्त की गई है। तो यह गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्रह्मण की उपाधि प्रयुक्त की गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब एक ब्रह्मण क्या है, चलिए इसके बारे में बात भी कर लेते हैं क्योंकि पूछ सकता है। तो एक ब्रह्मण की उपाधि गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए प्रयुक्त की गई है। यह उपाधि नासिक प्रशस्ति शिलालेख में उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में संबोधित करते हुए दी गई है, जिसका अर्थ है अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे नोट्स आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चले छठवां क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम के बाद आप लोग इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है बाबू, इसमें भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब की पॉइंट भी पढ़ेंगे। देखें, हाथी गुम्फा शिलालेख, इस शिलालेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है और राजा खारवेल ने इसे बनवाया था। हाथी गुम्फा शिलालेख को किसने बनवाया था? राजा खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास। ठीक है, और भारतवर्ष शब्द का जो उल्लेख है वो हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। जो कुषाण थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिनेंडर अनुयायी था, यानी मिनेंडर किस धर्म का मानने वाला था? मिनेंडर तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था मिनेंडर। ठीक है ना, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मिनेंडर की राजधानी थी, मिनेंडर की राजधानी साकल थी। ठीक है, मिनेंडर की राजधानी कहाँ थी? साकल। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चले देखिए, मिनेंडर की राजधानी साकल थी। मिनेंडर प्रथम, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, एक इंडो ग्रीक राजा था और साकल यानी आधुनिक सियालकोट उसकी राजधानी थी। ठीक है, मथुरा तो यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। साकल यह मिनेंडर प्रथम की राजधानी थी। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और बाद में गुप्त साम्राज्य का भी केंद्र बनी रही। जालंधर के बारे में भी आप लोगों को जानना है। जालंधर यह एक शहर था लेकिन मिनेंडर की राजधानी नहीं थी। ठीक है ना, चले क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा गया है, इनमें से कौन महाक्षत्रप था? रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, तोरमाड़ या फिर वसुदेव। इनमें से कौन महाक्षत्रप था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल रुद्रदामन बाबू महाक्षत्रप था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब सभी के बारे में भी पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है तोरमाड़ के बारे में, समुद्रगुप्त या फिर वसुदेव के बारे में पूछे, तो ध्यान रखना है। देखें, रुद्रदामन वो पश्चिमी क्षत्रपों के एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त वह गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि गुप्त शासक, किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, तोरमाड़ यह होड़ साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे। ठीक है, वसुदेव वह कुषाण साम्राज्य के शासकों में से एक थे, वसुदेव। ठीक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न में वसुदेव कुषाण को संदर्भित किया जा रहा है क्योंकि वसुदेव नाम के कई शासक हुए हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यवन शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया। यवन शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो मिनेंडर ने, एक यवन शासक था मिनेंडर, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ें, ध्यान से देखिएगा।
यवन शासक मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसे नागसेन नामक, ठीक है, जिसे नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो किसके कारण अपनाया था? नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने मिनेंडर को बौद्ध धर्म अपनाने का दिशा निर्देश दिया था, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुरुषपुर राजधानी थी शकों की, हुड़ों की, पार्थियनों की या फिर कुषाणों की? पुरुषपुर राजधानी किसकी थी? कुषाणों की थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कुषाण साम्राज्य की मुख्य राजधानी पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशावर थी और मथुरा इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण राजधानी थी। दो राजधानियाँ थी, याद रखना है। हो सकता है पुरुषपुर ना दे ऑप्शन में आपका मथुरा भी दे सकता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना जरूरी है, आगे आपको ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। सोने की मुद्रा किसने पहली बार चलाई? सोने की मुद्रा पहली बार चलाई थी विम कड़फिसेस ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। सोने की मुद्रा पहली बार भारत में किसने चलाई थी? तांबे की, चांदी की, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आनी है, ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक संवत है, शक संवत 78 ईसा पूर्व है या 78 ईस्वी है, 85 ईसा पूर्व है या 57 ईसा पूर्व है? शक संवत, बिल्कुल शक संवत 78 ईस्वी है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब इसके बारे में चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत, ठीक है ना। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में राजा शालिवाहन द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसे शालिवाहन शक भी कहते हैं। पूछता है एग्जाम में कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? राजा शालिवाहन ने की थी बाबू, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत सरकार ने अपने आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में इसका इस्तेमाल करती है। लिखा रहता है कैलेंडर पर, अंग्रेजी कैलेंडर पर भी देखे होंगे लिखा रहता है शक संवत 2078, 2085, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। चले, ये क्लियर हो गया आपका। देखिए, विक्रम संवत से अंतर, एक शक संवत होता है हमारा, एक विक्रम संवत होता है, ठीक है। तो विक्रम संवत से इसका अंतर क्या है? तो यह विक्रम संवत से 78 वर्ष पीछे है, यानी जो शक संवत है वह विक्रम संवत से 78 वर्ष पीछे है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी कनिष्क प्रथम ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। उपाधि वाले जो क्वेश्चन हैं वो कई बार आपके एग्जाम में आए हैं और लगातार आपके एग्जाम में आते रहे हैं, तो ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट है, देवपुत्र की उपाधि कनिष्क प्रथम। चले, कनिष्क प्रथम ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि कुषाण शासकों द्वारा अपने शासन की वैधता और दैवी अधिकारों को स्थापित करने के लिए अपनाई गई थी, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र, ठीक है। देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र। किसने अपनाया था? कनिष्क प्रथम ने। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, पेशावर है, टाइपिंग में गलती हो गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। चरक किसके दरबार में था? पहला क्वेश्चन था चरक के बारे में, ठीक है, चरक आपका। और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका चरक से ही संबंधित है और ये पूछ रहा है कि चरक किसके दरबार में था, यहाँ थे होना चाहिए था, ठीक है। चरक किसके दरबार में थे? तो चरक आपके कनिष्क के दरबार में थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे, वह कनिष्क के राजवैद्य थे और उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। क्लियर हुआ। चले,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुदर्शन लेख के इतिहास पर प्रकाश डालता है? सुदर्शन लेख के इतिहास पर कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है? तो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, सुदर्शन लेख के इतिहास पर प्रकाश डालता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण और उसकी मरम्मत के इतिहास पर प्रकाश डालता है। ठीक है, देखें जूनागढ़ अभिलेख, यह अभिलेख सुदर्शन झील की मरम्मत का ऐतिहासिक विवरण प्रदान करता है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण जल संरक्षण के लिए किया गया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने झील की मरम्मत करवाई और उसमें नहरें भी जुड़वाई। ठीक है, चले हाथी गुम्फा अभिलेख, यह कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का स्रोत है। नासिक अभिलेख, यह अशोक के धर्म प्रचार से संबंधित है। अयोध्या अभिलेख, यह अभिलेख गुप्त शासकों से संबंधित है। ठीक है, ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो की पॉइंट दिया जा रहा है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत प्रारंभ हुआ, शक संवत प्रारंभ हुआ था कनिष्क के राज्याभिषेक से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क अनुयायी था, किस धर्म को ये मानते थे? बौद्ध धर्म को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले ध्यान दीजिएगा, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह महायान बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और उसके संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास बुक होगा, सीरीज होगी इंटरनेट के माध्यम से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी बौद्ध संगीतियों को अच्छे से एकदम रट डालिए। ये आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा। बीए सेमेस्टर वाला कह रहा है आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, और ये चारों जो बौद्ध संगीतियाँ है, इसके आयोजक कौन थे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और किसके शासन काल में हुआ था ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चले क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने और पढ़ा रखे हैं और इसी क्लास में भी और मैं बताऊंगा। ठीक है, चले आप लोग पूछते हैं सर जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी इस क्लास में हम लोग बात करते चलेंगे। ठीक है ना, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें विम कैटफिशेस स्वयं को उद्घोषित करता है किस रूप में? तो शिव भक्त के रूप में विम कैटफिशेस स्वयं को उद्घोषित करता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही आया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति तृतीय, द्वितीय और प्रथम, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और किसके शासनकाल में हुआ था, यह आपके एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है, अच्छा, मोगलीपुत्र तीसरे, इन्होंने पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पूछेगा तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने। ठीक है, अच्छा, सर्वकामी कौन थे? तो इन्होंने वैशाली में कालाशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया। और जो पदुधकचयन थे, यह एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षहरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। क्षहरात वंश का सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शासक था वो नहपान था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्षहरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान था। उसे एक शक्तिशाली शासक माना जाता था और उसके शासनकाल का उल्लेख सिक्कों और शिलालेखों से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे?
सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे विम कैडफिसेस ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ध्यान से देखिएगा, कुषाण शासकों में विम कैडफिसेस ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। उसने बड़ी मात्रा में और उच्च शुद्धता वाले सोने के सिक्के यानी दिनार जारी किए, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुषाणों से पहले इंडो यूनानी ने भी सोने के सिक्के पेश किए थे, लेकिन विम कैडफिसेस ने इन्हें एक नियमित प्रथा बनाया। इसीलिए विम कैडफिसेस को भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। कुजुल कैडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था, लेकिन उसने मुख्य रूप से तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। क्लियर हुआ? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम विश्वास करता था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या शैव धर्म? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बौद्ध धर्म, ठीक है। कनिष्क प्रथम विश्वास करता था किसमें? बौद्ध धर्म के। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम कैडफिसेस विश्वास रखता था किस धर्म में? विश्वास रखता था शैव धर्म में विम कैडफिसेस विश्वास रखता था, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है, सॉरी फॉर दिस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहपान को किस शासक ने पराजित कर मार डाला? नहपान को गौतमीपुत्र, रुद्रदामन, चेस्टन या कनिष्क, इनमें से कौन है जो नहपान को पराजित किया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को पराजित किया था और उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? बिल्कुल विम कैडफिसेस ने चलाए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, देखिएगा, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो हुविस्क के जो हुविस्क थे, इनके सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कुछ में आपको यहाँ पर विम कैडफिसेस और कनिष्क प्रथम भी मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। देखें, कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। विभिन्न शोध और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार हुविस्क के शासनकाल में उनके सिक्कों पर शिव, विष्णु, गणेश, स्कंद, सूर्य, चंद्र, महासेन आदि सहित कई हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए थे, जिससे उनकी धार्मिक सहिष्णुता और विविधता भी स्पष्ट होती है। कैडफिसेस के सिक्कों पर मुख्यतः शिव का अंकन मिलता है, लेकिन इतने अधिक देवी देवता नहीं दिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, कनिष्क के सिक्कों पर भी विभिन्न हिंदू, बौद्ध और ईरानी देवी देवता अंकित है, किंतु संख्या के हिसाब से हुविस्क के सिक्कों पर सबसे जो हुविस्क के सिक्के हैं वो कनिष्क के सिक्कों से आगे हैं, क्योंकि हुविस्क के सिक्कों पर सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवता है संख्या के हिसाब से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वसुदेव के सिक्कों पर अधिकतर शिव की ही छवि मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने मध्य एशिया का जो प्रसिद्ध मार्ग था रेशम मार्ग, इस पर अधिकार किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी आगे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी मैं बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कि किस कुषाण शासक ने अपने विजयों के क्रम में चीन की विजय की? तो जो कनिष्क था, इसने चीन की विजय की थी, ठीक है, अपने विजयों के क्रम में, यानी जो जीतते जा रहा था उसके क्रम में चीन की भी इसने विजय की थी, ठीक है। चले, अब आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश का, सॉरी, ठीक है, देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने अपनी विजयों के क्रम में चीन पर भी आक्रमण
किया था। प्रारंभ में कनिष्क को चीनी सेनापति पांग चाओ से पराजित होना पड़ा था, लेकिन बाद में लगभग 78 ईस्वी, जो उसके राज्यारोहण का वर्ष भी माना जाता है, उसके आसपास कनिष्क ने पांग चाओ के उत्तराधिकारी को हराकर चीन के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। तो वो क्षेत्र कौन कौन से था गुरुजी? अच्छा, इन विजिट क्षेत्रों में कासगर, यारकंद और खेतान शामिल थे, जो महत्वपूर्ण रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड पर स्थित थे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। इस विजय ने कुषाण साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह था कि उसने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था। वह पहले कुषाण शासक थे जिन्होंने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। विम कैडफिसेस इस वंश का बाद का एक शासक था। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था जिसने शक संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। हर्षेय गुप्त वंश का एक दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था 319 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक रहा, या कुछ स्रोतों के अनुसार 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा, ठीक है ना। इसने गुप्त युग की शुरुआत की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुमार देवी या राजा रानी प्रकार की मुद्रा चलाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5th सेमेस्टर में भी है आपका, तो ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी या राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो जो आपके समुद्रगुप्त है, ठीक है ना, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अब ये लिच्छवी दौहित्र क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा गया है, जो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति में खुद को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों की बेटी के पुत्र बताया था, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। देखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। पूछता है आपके एग्जाम में, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था किसमें? शैव धर्म में विश्वास करता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन शैव धर्म में विश्वास करता था। यह जानकारी उदयगिरी गुहा अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिसमें वीरसेन द्वारा शैव अनुयायियों के निवास के लिए एक गुफा के निर्माण का उल्लेख है, ठीक है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्राथमिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन उज्जैन उनकी दूसरी राजधानी थी, जिसे उन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद स्थापित किया था। हो सकता है ऑप्शन में आपके पाटलिपुत्र ना दे,
उज्जैन दे दे, या फिर क्वेश्चन पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन थी, दूसरी राजधानी इनकी उज्जैन थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त की उपाधि क्या थी। श्री गुप्त की उपाधि महाराज की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त की उपाधि महाराज की थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में श्री गुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच दोनों के लिए महाराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में श्री गुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया गया है, महाराज की उपाधि का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखें, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इस नीति का अर्थ क्या होता है, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो समुद्रगुप्त ने पहले दुश्मनों के राज्यों पर अधिकार कर लिया, यानी ग्रहण हो गया, और फिर उन्हें अपने अधीन शासन करने की अनुमति दी, यानी मोक्षानुग्रह। यानी पहले आक्रमण करके जीत लिया, जीतने के बाद उसे छोड़ दिया कि जाइए आप अपने हाल पर, अपने हिसाब से आप अपने राज्य पर शासन कीजिए। उसे ही ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं। ठीक है ना। चले, अब आप जो ऑप्शन में थे इनके बारे में भी जानना अनिवार्य है। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन ये जो नीति है ये समुद्रगुप्त से जुड़ी है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त से नहीं जुड़ी है। स्कंदगुप्त, यह बाद के गुप्त शासक थे जिन्होंने हुड़ों के आक्रमणों का सामना किया था। कुमारगुप्त कौन थे, तो यह भी एक गुप्त शासक थे और इन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया था। ठीक है, चलें, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखें, कला और साहित्य का संरक्षण किसने किया था, किस गुप्त शासक ने किया था, तो कुमारगुप्त ने। बिल्कुल इसी तरीके से, हाँ ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, गुप्त राजवंश की स्थापना, ठीक है, किसने की थी। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त राजवंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, या फिर महाराज गुप्त इन्हें कहते हैं, या फिर श्री गुप्त ने की थी। डायरेक्ट आपके ऑप्शन में जो ज़्यादातर आते हैं वो श्री गुप्त आता है, लेकिन आपके ऑप्शन में महाराज गुप्त भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों टाइपिंग किया गया है ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, चले एक सेकेंड रुक जाएंगे। चले, पूछा जा रहा है, देखें, निम्न में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है। इलाहाबाद अभिलेख, महरौली प्रशस्त, ईरान प्रशस्त, या फिर जूनागढ़ प्रशस्त। बताइए कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है। बिल्कुल महरौली का जो प्रशस्त अभिलेख है यह लौह स्तंभ पर पाया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 43 का। अब इसके बारे में जान लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखें, महरौली लौह स्तंभ पर पाया गया अभिलेख है। ठीक है, यह स्तंभ दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है और इस पर ब्राह्मी लिपि में एक संस्कृत शिलालेख उत्कीर्ण है जो चंद्र नामक एक राजा की विजयों का वर्णन करता है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रवर्तन किसने किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, इससे मौर्य शासन पर प्रकाश पड़ता है, उसकी शासन व्यवस्था का। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले देखें, हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, इसकी रचना की थी। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, विजयों और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है। रवि कीर्ति कौन थे? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। वाणभट्ट कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वाणभट्ट, और उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन किस पद पर आसीन था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो हरिसेन है, यह सांधि विग्रहिक के पद पर आसीन था। ये ऑप्शन आपका राइट है। संधि विग्रहिक क्या है, इसको आगे मैं अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। देखें, निम्न में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। और किसने कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखना है। गुप्त वंश के एक शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त को उनकी व्यापक सैन्य विजय और विस्तारवादी नीतियों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। वह कभी किसी युद्ध में नहीं हारे थे जिसने उन्हें यह उपाधि दिलाई। ठीक है, क्लियर हो गया? किसने दिया था ये उपाधि, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की वीरता से मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस गुप्त सम्राट को कविराज की उपाधि दी गई थी? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, बिल्कुल। इसमें देखें, जो आपके समुद्रगुप्त हैं, इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। चलें, कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। वह एक कुशल कवि, संगीतकार और वीणा वादक थे, और उन्होंने कवियों को भी संरक्षण दिया। ठीक है। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि धारण की थी। रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद के राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि के लिए जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा था 375 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, समुद्रगुप्त के प्रधान महिषी दंत देवी किस गुप्त सम्राट की माता थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की माता थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। क्लियर हो गया? चलें, ध्यान से देखिएगा। समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दंत देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की माता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद गुप्त राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बने। दंत देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी और उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली। ठीक है, क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त सम्राट देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी कहलाता था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। ठीक है, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये सारे नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, बताइए। बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। 100% ये क्वेश्चन आएगा। देखें, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद यह उपाधि ग्रहण की। वह गुप्त के जो गुप्त वंश है, इसके महानतम शासकों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और उन्हें शासनकाल के दौरान भारत का स्वर्णिम युग के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है, यह भारत का स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस गुप्त सम्राट का विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह है यह नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नागा इनसे हुआ था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। ठीक है, देखिए प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दो युवा बेटे जो इनके थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, इनके संरक्षण के रूप में शासन किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता। तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया? राजा रुद्रसेन के साथ। और जब ये राजा रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, इनके दो बेटे थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, इनके रहते हुए ही इनकी माता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता शासन की थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। ये ऑप्शन राइट है, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, चले आपके एग्जाम में पूछेगा कि रुद्रसेन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो रुद्रसेन द्वितीय ये शासक था वाकाटक का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपके एग्जाम में। सकारी किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या दामोदर गुप्त? बताइए, यहाँ दामोदर लिखा हुआ है, दामोदर गुप्त है। ठीक है ना, सकारी किसे कहा जाता है? सकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इन्होंने उपाधि धारण की थी सकारी की। ठीक है ना, चले अब यहाँ की पॉइंट पढ़िएगा, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश के संस्थापक थे, जिन्हें यूनानी स्रोतों में सैंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार गुप्त गद्दी पर कब बैठा? कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा था 415 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें कुमार गुप्त 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे और 455 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार गुप्त ने अब तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? जो कुमार गुप्त हैं इनके अभी तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 64 का। ठीक है, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। पुष्यमित्र नामक जाति के आक्रमण के समय कुमार गुप्त शासन कर रहे थे, लेकिन आक्रमण का जो सफल सामना है उनके पुत्र यानी कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त ने किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त गद्दी पर कब बैठा? स्कंद गुप्त गद्दी पर बैठा था 455 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 65 का। ठीक है, कब से कब तक शासन किया? तो स्कंद गुप्त ने 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की? अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, बिल्कुल कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, देखें कुमार गुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त उन्हें शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। बिल्कुल, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। अब इसमें है क्या, ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है क्या? ये तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। यह संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध राजनीतिक नाटक है जो गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी बताता है। विशाख दत्त को उनके एक प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लिए भी जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख दत्त ने, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकाटक राजवंश की संस्थापक कौन था? वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था, बताइए। बिल्कुल, बिंद शक्ति जो थे ये वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त सम्राट ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। डी ऑप्शन आपका राइट है 69 का, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा बक्स आ गया है, एक सेकेंड। चले, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने 456 ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था जब उसका बांध टूट गया था। यह झील मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन इनका पुनर्निर्माण अशोक और रुद्रदामन प्रथम जैसे शासकों द्वारा भी किया गया था। लेकिन आपके ऑप्शन में ना ही रुद्रदामन प्रथम है ना ही आपके अशोक है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, देखें ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन उलट पुलट करके आपसे पूछेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहता आपका छूटने पाए, ठीक है। देखें किसने प्रस्फोद्धरण की नीति अपनाई थी? प्रस्फोद्धरण की नीति किसने अपनाई थी? बिल्कुल समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, ये होता क्या है प्रस्फोद्धरण? तो प्रस्फोद्धरण की नीति यह समुद्रगुप्त की विदेश नीति का हिस्सा थी, जिसके तहत विदेशी शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि कुछ शासकों को गुप्त साम्राज्य के अधीन लाया जाता था, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था? देवगढ़ मंदिर बना था गुप्त वंश के काल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। देवगढ़ मंदिर गुप्त काल में बना था। यह भगवान विष्णु को समर्पित दशावतार मंदिर है और गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 72 का, ठीक है। देखें चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासकों में पहले थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, और जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसका नाम क्या था? रूपक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? बिल्कुल कणाद महोदय ने। ये ऑप्शन आपका राइट है 73 का। देखिए प्राचीन भारतीय ऋषि और दार्शनिक महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि सभी भौतिक वस्तुएं अविभाज्य अविनाशी कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने परमाणु नाम दिया था, ठीक है। उन्हें भारतीय दर्शन के वैशेषिक दर्शन का संस्थापक भी माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है भारतीय दर्शन के वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कौन है? तो कणाद महोदय हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे? महर्षि कणाद थे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय था। बी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। कहीं कहीं आपको समुद्रगुप्त भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखें
परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य सकारी के साथ साथ परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त कौन थे, क्या थे? तो समुद्रगुप्त उन्होंने कविराज, अश्वमेधा और परम भागवत जैसी कई उपाधियां धारण की थी, लेकिन वह इस उपाधि को धारण करने वाले प्रथम शासक नहीं थे। ठीक है, कुमारगुप्त उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। रामगुप्त कौन थे भैया? तो ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त बहुत ही कम समय के लिए शासन किए थे और वह तांबे के सिक्के जारी करने वाले एकमात्र गुप्त शासक थे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न अधिकारियों में से कौन एक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है? पर्णदत्त, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है। बाकी वीरसेन, ठीक है, आम्रकार्दव और सनकानिक महाराज, ये तीनों संबंधित है, पर्णदत्त संबंधित नहीं है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था वह पर्णदत्त था। ये ऑप्शन आपका राइट है 76 का। इसमें भी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर यानी राज्यपाल पर्णदत्त था। जूनागढ़ शिलालेख में यह उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। ये तो क्लियर हो गया। सुविशाख कौन था? तो सुविशाख रुद्रदामन के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। ये भी क्लियर हो गया। चक्रपालिक कौन था? चक्रपालिक पर्णदत्त का पुत्र था जिसने जूनागढ़ में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था किस रूप में? संधि विग्रहिक रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। ठीक है, देखिए सेनापति कौन होता था? तो यह गुप्त सेना के सर्वोच्च कमांडर का पद था। महादंड नायक कौन था? तो यह पुलिस विभाग का प्रमुख और न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश का पद था। कुमारा मात्य, ये कौन सी उपाधि थी? तो यह एक उच्च पदस्थ प्रांतीय अधिकारी का मंत्री था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संस्कृत राजभाषा थी मौर्यों की, गुप्तों की, नंदों की या फिर कुषाणों की? संस्कृत राजभाषा किसकी थी? गुप्तों की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट है 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा। देखिए गुप्त वंश शैकवीरह किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को? इन दोनों में से कोई एक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है ना। चले, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? रघुवंश महाकाव्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लेखक हैं कालिदास। बी ऑप्शन आपका राइट है। रघुवंश महाकाव्य क्या है, यह भी जानना तो अनिवार्य है। बिल्कुल, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास है। यह संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं और यह रघुवंश के राजाओं विशेषकर दिलीप, रघु, दशरथ और राम का वर्णन करता है। ठीक है, कालिदास कौन थे भैया? तो कालिदास संस्कृत के एक महान कवि और नाटककार थे और उनके प्रसिद्ध कार्यों में से एक रघुवंशम है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं। ठीक है, वाल्मीकि, इन्होंने रामायण की रचना की थी। वाणभट्ट कौन थे? तो ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने हर्षचरित, कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की है। भारवी कौन थे भैया? तो इन्होंने ठीक है किरातार्जुनीयम का नामक महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मृच्छकटिकम की रचना किसने की? मृच्छकटिकम की रचना की है शूद्रक ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।